Hello, my dear student. Welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor DK sir. आज का टॉपिक हाई स्कूल से रिलेटेड है और टर्म 2 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला एक्सरसाइज है, पहला एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम अगर सीक्वेंस को समझते हैं तो इसको भी समझ सकते हैं। सीक्वेंस some numbers arranged in a definite order या definite pattern by a definite rule, तो ये सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस में बहुत सारे सीक्वेंस मिलेंगे हमको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकते, लेकिन बहुत ऐसे मिलेंगे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे। तो थोड़ा सा यही हम लोग जज कर लें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन कौन होंगे और कौन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक अरेंज नंबर देखिए, 1 का स्क्वायर भी, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, हमें पता है कि अगला नंबर कौन हो सकता है। तो ये भी हमारे डेफिनेशन के सीक्वेंस पे क्लियर होगा, क्योंकि हमें पैटर्न, डेफिनेट रूल पे हम जा भी रहे हैं। अगर इसको हम लोग ठीक से लिख दें तो 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, तो ये सीक्वेंस है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 1, 3, 2 जोड़ने पे देखो 5, फिर 2, 7, फिर 2, 9, फिर 2, 11, फिर 2 जोड़ेंगे तो 13 एंड सो ऑन। ये भी सीक्वेंस है, लेकिन हमें सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अंतर समझना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर में एक कांस्टेंट नंबर को लगातार जोड़ते जाएं, तो जो भी हमें प्रेसीडिंग टर्म, और ये आपका अगला नेक्स्ट टर्म है और ये प्रेसीडिंग टर्म है, ये सक्सेसिव टर्म है, ये प्रेसीडिंग टर्म्स है। तो सक्सेसिव टर्म्स को अगर प्रेसीडिंग टर्म यानी अगले टर्म को अगर पिछले टर्म्स में घटा दिया जाए, यानी अगले टर्म से पिछले टर्म को अगर माइनस कर दिया जाए, तो देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। तो अगर हम यहां 3 से 1 को माइनस करते हैं तो देखिए 2 मिलेगा, 5 से 3 को माइनस करेंगे तो भी 2 मिलेगा, 7 से 5 को माइनस करेंगे तो भी 0 रहती है। क्या मिल रहा है? एक कांस्टेंट टर्म्स बार बार आगे जोड़ करके अगला टर्म मिल रहा है, और इधर से घटाने पे भी हमें देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर भी वही है जो इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का है। तो ऐसे जब सीक्वेंस हमें मिलेंगे तो हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अभी उसको मैं डिफाइन भी कर दे रहा हूं, लेकिन जरा इस पे नजर डालिए। 1, 4, 9, 16, 25 ये डेफिनेट पैटर्न पर है, डेफिनेट रूल पर भी है, लेकिन अगर इसमें से इसको माइनस किया जाए तो यहां पे मिलेगा 3, इसमें से इसको माइनस करें तो 5, इसमें से इसको माइनस करें तो 7। तो ये एक कांस्टेंट राशि, एक कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट राशि हम जोड़ के नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इसलिए ये केवल सीक्वेंस होगा। लेकिन ये सीक्वेंस के साथ साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। इसको डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये लिस्ट ऑफ नंबर ही है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए कांस्टेंट या फिक्स नंबर। तो एडिंग ए फिक्स नंबर, इसमें देखिए 2 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, फिर 2 जोड़ रहे हैं तो अगला मिल रहा, फिर 2 जोड़ रहे हैं तो अगला मिल रहा, फिर 2 जोड़ के अगला मिल रहा, फिर 2 जोड़ रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। इसका मतलब फिक्स नंबर हमने जोड़ दिया। टू किसमें? टू द प्रेसिडिंग मैंने पहले आने वाले टर्म में जोड़ रहे हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म में ही अगर फिक्स नंबर जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, फिर इसमें फिक्स नंबर जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, फिर इसमें फिक्स नंबर जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ।
जिसको हम एपी के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग एपी के नाम से जानते हो, और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ से, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इंटरमीडिएट में है, इसलिए हाई स्कूल में इसको ठीक से पढ़िए ताकि इंटरमीडिएट का ये बेस बन सके। अब हम ये देखने का प्रयास करें कि फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, इसको हम ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, और जो फिक्स नंबर जोड़ के अगला मिलता जा रहा है फिक्स नंबर, वो क्या है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, तो हमारा जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो कैसा मिलेगा? बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म ए, और जैसा कि रूल है कॉमन डिफरेंस, कांस्टेंट टर्म डी जोड़ देंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो 3d अर्थात a प्लस 3d, फिर इसमें नेक्स्ट टर्म जोड़ेंगे तो a प्लस 4d। इस तरह से हमें पता है कि अगला कौन सा टर्म मिलने वाला है। और हम लास्ट टर्म को अगर l मान ले, लास्ट टर्म l या an दोनों एक ही बात है, हम l लास्ट टर्म या an दोनों एक ही बात है। तो अगर इधर से हम a d जोड़ करके अगला नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तो जरा देखिए इसमें d घटाइए, इसमें d घटाया जाए तो पिछला टर्म मिलेगा, फिर d माइनस कर दे तो ये मिलेगा, फिर d माइनस कर तो ये मिलेगा। इसका मतलब कि यहां से अगर हमको इधर चलना है तो हम क्या करना होगा, d माइनस कर देंगे तो क्या होगा, l माइनस डी, फिर से d माइनस करेंगे तो l माइनस 2d, इस तरह से l माइनस 3d। इस तरह से हम इधर से भी चल के, इधर से जब हमें टर्म को ज्ञात करना होगा तो हम d माइनस करते हुए आएंगे, और इधर से हमें टर्म अगर ज्ञात करना होगा, जानना होगा, तो d प्लस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है। अक्सर बच्चे इसको डिफिकल्ट मानते हैं, डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है। अब देखो, इस अगर टर्मों को हम ठीक से ऑब्जर्व करें, इसको अगर ठीक से ऑब्जर्व किया जाए तो हम एक पैटर्न मिलेगा, और वो पैटर्न बताएगा कि इसका nth टर्म क्या है, पैटर्न बताएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखें तो पहले टर्म तो a, दूसरे टर्म को जरा ध्यान से देखिए, तो दूसरे टर्म में d की जगह पे, d के पहले क्या है, 1 है, तो 1 को, अगर ये 1 है तो 1 को हम लोग 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये दूसरा टर्म है। उसी तरह से तीसरे टर्म को देखिए, ये तीसरा टर्म है ना, तो हम लोग 2 को तीसरे टर्म के नाते इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1। जरा यहां देखिए, यहां पे 3 है, जैसे इस 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1, इस 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1। उसी प्रकार से इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं, चौथे टर्म में 3 को हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 1, 3 को, और ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, तो हम देखिए 4 को लिख सकते हैं 5 माइनस 1। तो एक पैटर्न हमें मिल गया कि अगर हम फिफ्थ टर्म में जा रहे हैं तो फिफ्थ टर्म में मिल रहा है, यानी a5 क्या मिल रहा है, a प्लस इस 4 की जगह पे 5 माइनस 1d, ये मिल रहा है इजीली। तो हम इस तरह से, हम एक बात तो समझ में आ रहा है कि अगर इसी रूल पे चलें कि अगर यहां 5 है तो 5 माइनस 1 मिल रहा है, यहां पे देखो a4 है तो तुमको a प्लस 4 माइनस 1d मिल रहा है, 4 माइनस 1d। तो सर्टेनली अगर nth टर्म देखा जाए तो nth टर्म क्या मिल जाएगा, निश्चित रूप से nth टर्म मिल जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ऑब्जर्वेशन से ही मिल रहा है, क्लियर कट ऑब्जर्वेशन से। देखो ये चौथा टर्म है
तो ये मिल रहा डी 4 माइनस 1, पांचवा टर्म है तो डी मिल रहा 5 माइनस 1, तो nवा टर्म है यानी nth टर्म है तो क्या मिलेगा n माइनस 1। इस तरह से हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों देखो ये क्या हुआ, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो हम यहां लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग यानी प्रारंभ से। क्या मिल गया हम लोगों को, फॉर्मूला मिला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब देखो, अब जरा इधर से चलो, nth टर्म फ्रॉम लास्ट अगर ज्ञात करना हो तो देख रहे होंगे ये फर्स्ट टर्म हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, और हम बार बार डी को माइनस करते हुए आ रहे हैं, तो हम एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि nth टर्म, या rth भी लिख सकते हो, nth टर्म फ्रॉम इंड। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, यहां मैं लिख दे रहा हूं an फ्रॉम इंड, तो क्या होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, या थोड़ा सा डिफरेंट कर किया जाए तो हम लिख सकते हैं rth टर्म फ्रॉम इंड, तो क्या होगा ar इज इक्वल टू l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, फॉर्मूला होगा, हम स्टार्टिंग से और लास्ट से दोनों से ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल से बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। देखो एग्जांपल दे रहे हैं हम, एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, फर्स्ट टर्म 5 है, 8 11 14 17 20 23 26 29। अब जरा आइए हम ये जानने की कोशिश करें कि फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग या फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, हम ये लिखे फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग, तो हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, A और D चाहिए। देखो तो A का मतलब क्या हुआ, A फर्स्ट टर्म पहला 5 हो गया, और कॉमन डिफरेंस D जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसिडिंग टर्म्स, यानी सक्सेसिव टर्म माइनस प्रेसिडिंग, यानी अगले में से पिछले को माइनस किया जाए, अगले में से पिछले को माइनस किया जाए, अगले में से पिछले को माइनस किया जाए, तो डी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम 8 माइनस 5 कर देंगे तो क्या मिलेगा 3, और हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं कि A5 यहां देखो इसके नीचे लिखते हैं A5, तो क्या मिलेगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो फाइनल क्या हुआ A प्लस 4D, और A और D हमको मिला हुआ है, A बराबर 5 और प्लस 4D इज इक्वल टू 3, तो कैलकुलेट कर लिया जाए 5 4 3 जा 12, कितना हो गया 17। तो जरा देखो कि क्या वाकई में 17 मिल रहा है, तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये फिफ्थ टर्म है 17, यहां से भी देखो फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी 17 मिल गया, और ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। अब अगर हम फॉर्मूले में ये देखें कि 6 टर्म फ्रॉम लास्ट, 6 टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 6 टर्म फ्रॉम लास्ट, 6 टर्म फ्रॉम लास्ट, तो A6 निकालना है लेकिन लास्ट से,
तो क्या होगा, ए और डी हम वही यूज करेंगे, लेकिन हमारा यहां फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म बदल जाएगा और वो लास्ट वाला होगा, ये 29 फर्स्ट टर्म होगा। कॉमन डिफरेंस हमारा वही है, d इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि तीन ही इधर से माइनस हो रहे हैं और फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं है। फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है कि 6 टर्म फ्रॉम लास्ट, a6 लास्ट टर्म 29, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, अंतिम टर्म l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l 29 है, ये 6 है n की जगह पे, 6 माइनस 1, और d की जगह पे कितना है, 3 है। तो देखो 29 माइनस 6 माइनस 1, 5 इंटू 3, फाइनली 29 माइनस 15, तो कितना हो गया, 4 1 14। अब जरा काउंट करो, लास्ट से छठवां, 1 2 3 4 5 6, 14 आ गया। यानी ये फॉर्मूले की वेरिफिकेशन है, फॉर्मूला हमने वेरीफाई कर लिया बच्चों। इस तरह से हम, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगा और nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगा। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इस पर और फिर हम आगे सवालों को देखते हैं कि कैसे हम सवालों को लगा सकते हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक प्रूफ कर लिया कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हम फर्स्ट टर्म अगर a मिल जाए, d मिल जाए और n मिल जाए तो हम an फाइंड कर सकते हैं आसानी से। इसके में एक एग्जांपल हम लेते हैं और एग्जांपल के द्वारा हम प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कि एक एग्जांपल है कि अगर यहाँ पे एक बॉक्स खाली है, यहाँ पे 13 दूसरा टर्म, फिर तीसरे टर्म को फाइंड करना है और चौथा टर्म दिया हुआ है, तो ये बात यहां से समझ में आनी चाहिए कि हमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। जैसे ये पहला टर्म है a1, दूसरा टर्म a2, तीसरा टर्म a3 और चौथा टर्म a4। इस क्वेश्चन से ही लग रहा है कि पहला टर्म हमको फाइंड करना और तीसरा टर्म फाइंड करना है। दिया क्या है, दूसरा टर्म और चौथा टर्म। तो दूसरे टर्म का मतलब हुआ a2 इज इक्वल टू 13 और चौथे टर्म का मतलब हुआ a4 इज इक्वल टू 3। अब देखो an, यहां पे n है तो यहां n माइनस 1 है, तो यहां पे अगर 2 है तो इसका मतलब इसी फॉर्मूले पे अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 यानी 1d इज इक्वल टू 13, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 4 माइनस 1 अर्थात 3d इज इक्वल टू 3। ध्यान रहे बच्चों कि पहला इक्वेशन जो भी दिखाई दे रहा है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, एलिमिनेशन का मेथड का प्रयोग कर सकते हैं इन दोनों सवालों को लगाने के लिए। और देखो तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में 3 रूल्स हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे दोनों आसान होगा, एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी। तो ध्यान से देखा जाए ये a प्लस 1d का मतलब 1 ही हुआ, तो यहां से a इज इक्वल टू हम चाहें तो 13 माइनस डी कर सकते हैं। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया इधर, तो a इज इक्वल टू 13 माइनस डी और a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो देखो a की जगह पे अगर हम लोग a की जगह पे यहाँ पे इसके स्थान पे हम लोग 13 माइनस डी प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब देखो d माइनस डी और 3d मिलके कितना होगा, माइनस d और 3d मिलके मिल हो जाएगा 2d, और यह 3 है, इस 13 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 13। तो फाइनली माइनस 10 आ गया 2d, इसलिए d इज इक्वल टू देखो क्या आ गया माइनस 5। 2 से हम डिवाइड कर देंगे, जैसे ये माइनस 5 आएगा हम d की वैल्यू यहां रख करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो देखो a इज इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस, और d की वैल्यू -5 है, यहां रख देंगे तो फाइनली देखो क्या हुआ 13 और माइनस माइनस प्लस 5 यानी 18 आ गया। तो इसका जो पहला बॉक्स खाली है वो वास्तव में 18 है। और हम जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि एक कांस्टेंट टर्म को इसमें जोड़ दें, जैसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो कांस्टेंट टर्म इसमें ऐड करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे तो चौथा मिल जाएगा। तो हमारा जो d क्या है वो क्या है, वो है -5। तो d जो -5 है इसको इसमें जोड़ के देखो, -5 को अगर 18 में हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -13 मिल जाएगा। इसमें -5 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, -5 ये 8 मिल जाएगा। ध्यान से देखो 13 - 5 इज इक्वल टू क्या होगा 8, तो यहाँ पे 8 मिल गया हम लोगों को। और फिर जरा 8 में -5 जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा। इस तरह से क्लियर कट पता चल गया कि हम कैसे टर्म जो खाली टर्म्स है उनको हम फाइंड करेंगे। इसी का हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इसका दूसरा सवाल 5 है, दूसरा बॉक्स यहां खाली है, फिर एक और बॉक्स खाली है, फिर ये चौथा टर्म दिया है 9½ होल। अब यहां पे देखो क्या दिया है, पहला टर्म यानी फर्स्ट a दे दिया गया है, a इज इक्वल टू 5, ये a1 है, ये a2 है, a3 a4 है, ये a4 है, और a4 बराबर क्या मिल गया, a4 इज इक्वल टू 9 होल 1/2, यानी इसको ठीक किया तो 9 2 जा 18, एक 19/2। अब a4 का मतलब इस फॉर्मूले से क्या हुआ, यहां 4 लिखेंगे तो 3 - 1, अर्थात ये हो गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। अब जरा देखो कि हमें a की वैल्यू पता है पहले से, तो जैसे a की वैल्यू हम लोग यहां रख देंगे 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, तो फाइनली देखो क्या होगा 3d इज इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा, 3d इज इक्वल टू होगा 19/2 माइनस 5। अब इसको बाई 1 करके सॉल्व कर लो तो एलसीएम 2 यहां 90 आएगा, और 1 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9/2 3d। तो d इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3d इज इक्वल टू 9/2, तो d इज इक्वल टू होगा 9/2 और 3 भी नीचे जाएगा, 3 3 जा 9 अर्थात 3/2। तो फाइनली d बराबर देखो क्या मिला 3/2। अब एक काम करो कि वो कांस्टेंट राशि इसमें हम ऐड कर देंगे, ये जो 5 है इसमें ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, और फिर से यही वाला इसमें ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा फाइनली। तो ऐड करके देख लो जरा, 5 में 3/2 ऐड करो तो 5 प्लस 3/2 ऐड करेंगे तो देखो 5 2 जा 10 13, यानी ये होगा 13/2, तो ये होगा तुम्हारा 13/2। और अगर 13/2 में फिर से 3/2 जोड़ देंगे हम लोग, 13/2 3/2 जोड़ेंगे तो 16/2, यानी ये कितना आ गया 8 आ गया। तो इस तरह से हम दोनों टर्मों को आसानी से निकाल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे सवालों से अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि हमें दरअसल करना क्या है। अब एक सवाल ऐसा लेते हैं जिससे कि और क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। देखो एक सवाल और लेते हैं हम। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, वो क्वेश्चन है 6 टर्म का मतलब a6 19 है और a17 इज इक्वल टू दिया हुआ है 41, और पूछा जा रहा है कि a10 फाइंड करो। देखो a6 दिया हुआ है 19, a17 41 दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है कि a10 कैसे फाइंड होगा। तो देखो a10 का मतलब क्या हुआ, a10 इज इक्वल टू होगा a प्लस 9d, यानी हमको फाइनली इन दोनों की सहायता से, इन दोनों की मदद से हमें क्या चाहिए बच्चों, a और d फाइंड करना है। तो a और d हमको यही दोनों से मिलेगा। तो पहला जो इक्वेशन a6 इज इक्वल टू 19 है, और a6 का मतलब देखो यहां 6 रख दो
तो 6 माइनस 1 यानी a प्लस 5d इज इक्वल टू 19 और a17 देखो यहां पर a17 इज इक्वल टू 41, फिर से यहां 17 रखो तो a प्लस 16d यानी a प्लस 16d इज इक्वल टू 41। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करने का प्रयास करें, दोनों में देखो a और a बराबर है, तो या तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाए नहीं तो एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो इस बार मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं। इस इक्वेशन के इसके नीचे लिखो 1 प्लस 5d इज इक्वल टू 19 और माइनस कर दो, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और दोनों पॉजिटिव है, तो माइनस करने से आसानी से आ जाएगा। तो देखो हम माइनस करते हैं, माइनस माइनस ये a कैंसिल होगा, 16 माइनस 5 तो हो जाएगा 11d और इसमें से माइनस करते हैं तो 11 बाई 9 2 हो जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा, अर्थात d इज इक्वल टू देखो 2 आ गया। 11d 22 और d इज इक्वल टू 2। जैसे d इज इक्वल टू 2 आएगा किसी में भी रख सकते a की वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें रख दो तो ये हो गया a प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 19, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, a इज इक्वल टू 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9। अब ये a बराबर 9 और d बराबर 2, तो देखो हमें a10 निकालना है, तो a10 इज इक्वल टू होगा क्या a प्लस 9d और a इज इक्वल टू 9 और d इज इक्वल टू 2, तो 9 इंटू 2, फाइनली देखो 9 प्लस 9 टू 18, तो ये कितना हो गया 27। तो इस तरह से हम आसानी से ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बच्चों तो हम कोई भी सवाल इसका लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चल रहा है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और टर्म सेकंड में इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं, जो अगले तरह के सवाल हैं इनको जरा देखा जाए। अब इसे मिटा देते हैं। इसका nth टर्म दिया गया हो an इज इक्वल टू 3n माइनस 2, तो कह रहा है कि सीक्वेंस का AP क्या होगा। अगर an दिया गया हो और AP फाइंड करने की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे ये सवाल आए तो n इज इक्वल टू कुछ नहीं सोचना है, n इज इक्वल टू 1 2 3 रख देना है और हमें 3 टर्म को फाइंड कर लेना है। उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, चलो n बराबर 1 ले लो तो हो जाएगा a1 इज इक्वल टू देखो 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 इंटू 1 3 होगा और माइनस 2 1 आ जाएगा। अगर हमें n इज इक्वल टू 2 लेना है तो a2 क्या निकलेगा 3 इंटू 2 माइनस 2 अर्थात 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 3 ले लो तो a3 मिलेगा, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, यानी हमें AP के रूप में मिल गया देखो 1 4 7 एंड डॉट डॉट। अब इसका कोई भी टर्म नेक्स्ट टर्म अगर फाइंड करना तो आसानी से फाइंड हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां से हमको d मिल जाएगा, 4 माइनस 1 d हो जाएगा 3, तो देखो ये कांस्टेंट टर्म 3 मिल गया, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, या नेक्स्ट टर्म चाहे जितना निकालना हो आसानी से निकल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक काफी अच्छा सवाल जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूं अक्सर स्टूडेंट इसको पूछते भी हैं। देखो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। और ये बोर्ड में 2018 में आ चुका है। क्या रहा, इफ m टाइम्स mth term of an AP, m times of mth term और n times is equal to n times of nth term, then find m plus nth term।
इस तरह के सवाल बहुत पूछता है। तो देखो m टाइम्स mth टर्म यानी m टाइम्स m इंटू mth टर्म am और n टाइम्स anth टर्म यानी an, और हमें पता है कि यह अगर n है तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, अगर m होगा तो a प्लस n m माइनस वन इंटू डी। तो हम सामने फाइनली इसको लगाने की कोशिश करेंगे। और देखो इसमें करना क्या है, अगर हमें m प्लस n टर्म फाइंड करना है तो इसकी सहायता विद द हेल्प ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसकी सहायता से हमें सिंपली a और d निकालने का प्रयास करना है, या a और d में रिलेशन फाइंड कर लें। तो देखो इससे कैसे फाइंड होगा ये हम देख रहे हैं। तो ये होगा m और इसका मतलब हुआ a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और ये होगा n a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो m a प्लस m m माइनस वन इंटू डी, और ये क्या होगा n a और n n माइनस वन इंटू डी। एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको इस साइड में ले जाते हैं। तो देखो m a माइनस n a इज इक्वल टू n, इसको n n माइनस वन माइनस ये हो जाएगा m m माइनस वन, और ब्रैकेट के बाहर d लिख लेते हैं। अब इसको d अंदर ही सॉल्व करते हैं, ये n स्क्वायर माइनस n होगा और ये होगा m स्क्वायर प्लस m हो जाएगा। फाइनली एक लाइन और सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं m माइनस n और यहां होगा m स्क्वायर, और देखो ये प्लस है तो यहाँ प्लस n स्क्वायर, ब्रैकेट एक बार और बंद करो, यहाँ पे देखो सिर्फ a कॉमन ले लो तो हो जाएगा m माइनस n। फाइनली इसको देखो m माइनस n नजर आ रहा है, तो देखो m माइनस n और यहाँ हो जाएगा माइनस बाहर कॉमन लेंगे m माइनस n स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मतलब m माइनस n m प्लस वन होता है, ये हमें जानना चाहिए। तो यहां से फाइनली m माइनस n कॉमन ले लें, m माइनस n कॉमन ले लें अगर, तो यहां बचेगा वन माइनस ये हो जाएगा m प्लस n d। अब क्या करेंगे कि यहां पे जो दिख रहा है a m माइनस n, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, a इज इक्वल टू ये बचेगा ये। अब इसमें भी इसको हम रिवर्स कर दें, अर्थात m प्लस माइनस वन डी, बाहर माइनस आ जाएगा तो a और d में एक रिलेशन मिल गया। अब हमें जो फाइंड करना है m प्लस n टर्म, तो लिखेंगे a m प्लस n, ये होगा a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। ध्यान से देखो तो m प्लस a माइनस वन डी के जगह पे क्या है a, अर्थात ये माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा a और माइनस a इक्वल्स टू जीरो। ध्यान से देखो इस स्टेप को कि दिस इंप्लाइज दैट m प्लस n माइनस वन डी, इस माइनस को ट्रांसफर कर दे तो माइनस a होगा, और हमने क्या किया इसकी जगह पे हमने सिर्फ माइनस a को रख दिया, तो देखो क्या हुआ a माइनस a इज इक्वल टू जीरो, यानी फाइनली ये m प्लस n टर्म इज जीरो मिल गया। अब जरा कुछ और सवालों को देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल फिर से लेते हैं। एक सवाल 2005 और 2006 में आया हुआ है, उसको मैं लगा के दिखा रहा हूं। फ्रॉम द इंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो एपी दिया हुआ है 7 10 13 डॉट डॉट 184 और पूछ रहा है कि फाइंड A8 यानी आठवां टर्म फ्रॉम इंड। हमने कल डिस्कस किया था बच्चों कि अगर फ्रॉम इंड होगा तो इधर से चलेंगे और यही हमारा पहला टर्म हो जाएगा। तो यहां पर L बराबर यानी लास्ट टर्म an या L बराबर क्या होगा 184, और यहां से हम D निकाल लेंगे तो D बराबर क्या होगा 10 - 7 = 3, और इधर से चलेंगे
तो A8 निकालने के लिए हम लिखेंगे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L हमारा क्या है 184 है, माइनस कौन सा टर्म निकाला 8वां, तो 8 माइनस 1 और d बराबर 3, तो हो जाएगा 184 माइनस 7 इंटू 3, तो फाइनली 184 माइनस 21, तो घटा देंगे तो ये होगा 3, ये 6, ये 1, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी जब हमें लास्ट से यानी फ्रॉम इन निकालना होगा तो ये फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करेंगे, d इधर से मिल जाएगा और लास्ट टर्म यहां मिल जाएगा और आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। और सवालों को देखा जाए, एक और बहुत पॉपुलर सवाल है, फाइव 5.2 का 11वां सवाल है, 5.2 का 11th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी, कह रहा है एपी भी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 and dot dot will be 130 more than its 58 term। यानी कि कह रहा है कि कौन सा टर्म, तो मान लेंगे कि an, let an is the 132 more a54। ये क्वेश्चन में कि कौन सा टर्म जो है इसके 54 टर्म्स से 132 मोर है, ये निकालना है हम लोगों को 132। तो देखो ये फॉर्मूला लग जाएगा और फिर से हम फॉर्मूला लगा दें अगर, तो फाइनली an का मतलब क्या हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 का मतलब क्या हुआ a प्लस 53d और प्लस 132। तो देखो इसमें a फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पर भी a दिख रहा है, यहां पर भी d, हम a को क्रॉस कर देंगे, इसे खत्म कर देंगे, सिर्फ हम d फाइंड कर लें तो d इज इक्वल टू देखो क्या होगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 होगा। अब d यहां पे इंस्टॉल कर दिया जाए, रख दिया जाए, यानी n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। गुणा कर लो, 12 36, 3 और 12 5 60, 3 63, 636, 12 36, 6 3 12 25 60 3 और 132 को इसमें ऐड कर दो तो ये फाइनली हुआ 8 6 और 7। यहां पे देखो क्या हुआ 12n माइनस 12, ये 12 इधर ट्रांसफर कर दो तो देखो 12n इज इक्वल टू 7 6 8 प्लस 12, ये फाइनली कितना हुआ 8 2 10, 1 7 1 8 और ये 7, ये 12 अब इसके नीचे जाएगा तो n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12, 12 72 12 84 काट दो, 12 72 6 60 12 5 60, ये 65 टर्म्स यानी n 65, यानी इसका जो 65वां टर्म या 65th टर्म जो होगा वो 94 से 132 ज्यादा होगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात आ गई। तो इस तरह से हम इन एपी के सवालों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और एक और एक जो दो और बहुत अच्छे सवाल हैं, इसके बाद हम वीडियो को लॉक कर देंगे। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, दो अच्छे सवालों के बाद एक का मैं कॉन्सेप्ट देते हुए बंद करूंगा। देखो एक सवाल है, कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, यहां कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करना है कि कह रहा कि 8x प्लस 4 6x माइनस 2 एंड 2x प्लस 7 आर इन एपी, आर इन एपी। जब भी तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक फॉर्मूला है ए बी सी आर इन एपी,
तो क्या है हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये फॉर्मूला बनता है। तो b की जगह पे देखो हम b रख देंगे, b की जगह पे 2 6x माइनस 2, a की जगह पे 8x प्लस 4 और c की जगह पे 2x प्लस 7। तो फाइनली देखो ये हो गया 10x प्लस 11 और ये कितना हो गया 12x माइनस 4। 10x को इधर और 4 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 11 प्लस 4 यानी ये 15 हो गया और ये कितना आया 2x, तो 15 और x इज इक्वल टू 15 बाई 2 यानी 7.5, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम फाइनली इसको निकाल सकते हैं। एक दो सवाल और हैं जिनका मैं कंसेप्ट देते हुए आगे बढ़ रहा हूं। एक तो है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट numbers are divisible by 7। 3 डिजिट का वो नंबर हमें सोचना है जो 7 से डिविजिबल होता है। तो पहला नंबर निकालेंगे 3 के आसपास कौन सा है जो डिविजिबल होगा। तो अगर हम लास्ट 99 सोचें और 7 से डिवाइड कर दें, ये कह रहा कि हाउ मेनी 3 डिजिट यानी 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे which are divisible by 7। तो यहां पे हम 99 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7 2 9 7 चौक 28, एक बचा यानी 99 में 98 कट जाएगा 7 से, तो कितना और बचेगा 98 200 होता 5 और 7 और जोड़ लीजिए 98 में तो 105। तो वो पहला नंबर हमारा होगा 105 जो 7 से पक्का कट जाएगा। अगला क्या होगा 7 और जोड़ लीजिए तो 112, अगला 119, अगला 9 इसमें 107 जोड़ लेंगे तो 126 डॉट डॉट। अब ये ढूंढिए कि 3 अंकों का लास्ट कौन सा नंबर होगा जो कट जाएगा। तो लास्ट नंबर 3 अंकों का कितना होता है 999, इसको 7 से काटिए 1 7 2 29 7 चौक 28, 1 19 7 दूनी 14, अगर 14 होगा तो 5 जाएगा तो 5 इसमें से अगर घटा देंगे तो 994 होगा। देखिए 994 होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। देख लीजिए 7 के 7 2 29 7 प्लस, हाँ यस 7 से डिविजिबल होगा। तो अब यहां से एक बात क्लियर हो गई कि a इज इक्वल टू 105 आ गया और an लास्ट टर्म हो गया 994 हो गया। और अब इसमें देखिए कितने नंबर है, n हमको फाइंड करना है, n हम लोगों को फाइंड करना है, d यहां से मिल जाएगा। देखिए 112 में से 105 घटा देंगे तो हमको d पहले से पता है 7। तो फाइनली हमने फॉर्मूला लग दिया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमको n फाइंड करना है जो आसानी से फाइंड हो जाएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल हम देख रहे हैं कि हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है तो क्या करना होगा। तो जरा हम उसको लगाना पड़ेगा विधिवत। तो हम ये सवाल को लगा के, और यही अंतिम सवाल होगा हमारा, मैं इसे लगा दे रहा हूं। फाइंड द मिडिल टर्म, क्वेश्चन भी मैं लिख दे रहा हूं कि फाइंड द मिडिल टर्म। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, और एपी हमारा है 213 205 197 एंड डॉट डॉट लास्ट 37। ये 2015 में आ चुका है। अब देखिए हमको सबसे पहले n फाइंड करना होगा। तो हमें a इज इक्वल टू 213 मिल गया, d निकाल लो। 205 में से 213 घटाना होगा तो 5 5 10 3 यानी 8 8 5 13 होता है, यानी 8 आएगा, वो भी माइनस में आएगा। d हमारा माइनस में आ गया। अब an लास्ट टर्म दिए, भी लास्ट टर्म भी फाइंड करना है। लास्ट टर्म 37 दिया, हमारे पास फार्मूला है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू 37 है, a हमें पता है कि 213 है, 213 है,
213 n फाइंड करना है और d भी माइनस में आ गया यानी -8 है। पहले यहाँ पे माइनस कर दिया जाए 213 213 और -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n होगा प्लस 8 हो जाएगा। अब देखो इस 8n को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 8n और 213 में 8 जोड़ दो तो 8 3 11 यानी 221 होगा और -37 घटा देते हैं तो 11 में से 7 जाएगा 4 यानी 4 और फाइनली जो है यहाँ पे एक बचा 11 में से 3 जा 8 और एक बच गया 184 हो गया। और इसको कट कर लिया जाए तो 8n इसलिए n इज इक्वल टू n84/8 तो 8 दूनी 16 बचता है 2 8 3 24 यानी कुल 23 टर्म्स होंगे इसमें मिडिल टर्म। तो देखो ये क्या आ गया, ये आ गया 8 टर्म। तो 8 आ गया तो मात्र एक मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म जो वो मीडियन हम लोगों ने पढ़ा है तो मिडिल टर्म जो हो जाएगा ये हो जाएगा 23 + 1/2th टर्म। तो फाइनली 23 + 1 24/2 यानी 12 टर्म हमें फाइंड करना है और ये हमको फाइंड करना अर्थात हम लोगों को A12 फाइंड करना है। A12 और A12 का मतलब A + 11D और A क्या यहां से मिला हुआ है देखो 213 और 11D का मतलब हो गया -8। तो फाइनली देखो 213 और -88 घटा दो सिर्फ 13 में से 8 जाए 8 5 13 5 यहाँ पे 0 हो गया 20 में से 8 जाएगा 12। तो फाइनली जो होगा 125 होगा, ठीक है ना, 125 होगा जो हमारा मिडिल टर्म होगा इसका मिडिल टर्म 125। बहुत ही सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है। हम मिडिल टर्म फाइंड करना है तो सबसे पहले इनमें देख लेंगे कि हाउ मेनी टर्म्स, और अगर टर्म्स ऑड है तो एक मिडिल टर्म होगा और टर्म्स अगर इवन है तो हमको 2 मिडिल टर्म निकालने होंगे और ये फाइनल है। देखो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको इसमें लाभ मिले। दूसरी बात कि हम इसके बाद जो 5.2 है बुक से हम पूरा का पूरा सवाल लगाने का प्रयास करेंगे, पूरा लगा करके समझा देंगे कि कैसे, सबका हिंट और जो कठिन होगा उसको मैं लगा के वीडियो अगले इसके बाद वही वीडियो पोस्ट कर दूंगा। फिर 5.3 पे आएंगे हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एफ एंड एपी और उसमें देखेंगे कि उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। थैंक यू।